बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार तीब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश GN+ के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आतिफ खान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि तारीख जो है वो 5 अगस्त को उसका प्रॉपर आगाज़ हो चुका है, ये फरमा दीजिए 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियाँ आप लोगों में? देखिए 13-14 अगस्त दोनों का हमने पार्टी को ऑप्शन दिया हुआ है, जो रीजनल तंजीमें हैं या जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें हैं, कि वो अपने शहर या अपने इलाके के हिसाब से वो अगर 13 को रात को करना चाहते हैं या अगर 14 को करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह भरपूर तैयारी है। लोग वैसे भी पाकिस्तान में 14 अगस्त को निकलते ही हैं और मोस्टली PTI के लोग ही, क्योंकि सपोर्ट ही इस वक्त PTI की है। लेकिन एक मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी है। आज मैंने इस्लामाबाद में झंडे जहाँ बिकते हैं वहाँ पे PTI का झंडा नहीं नज़र आता। अब इसकी वजह ये नहीं कि कोई ख़रीदना नहीं चाहता, बेचने नहीं दे रहे। पंजाब में भी और इस्लामाबाद में PTI के झंडे बेचने नहीं दे रहे। तो अब ये कैसी हुकूमत है, ये कैसे लोग हैं, मतलब इनका डर आप देख लें कि एक पार्टी का झंडा आपके साथ क्या करेगा और उसको भी आप बेचने से भी घबरा रहे हैं। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। मुल्क तो चलते हैं कि आपके पास मॉरल अथॉरिटी हो, कि आपको पता हो कि आपको लोगों ने वोट दिया है, आप उन पे टैक्स लगा सकते हैं, उनके मुस्तकबिल के फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक झंडे से ही डरते हैं, एक आदमी के नाम से ही डरते हैं, एक आदमी की तस्वीर से ही डरते हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी क्या मॉरल अथॉरिटी है या आपकी क्या अखलाकी अथॉरिटी है जिसकी वजह से आप हुकूमत को करने में बैठे हुए हैं। सर अपोजिशन लीडर साहब सेनेट के हैं, कौमी असम्बली के 10-10 साल के लिए नायल हो चुके हैं। इमरान साहब ने कहा है कि इन सीटों पे हम अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे। जबकि हुकूमत पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी वो फरमा रही है कि PTI के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो इस वजह से आप डर के बारे इंतखाबी मैदान से भी भाग रहे हैं। तो क्या देखें, इसमें तो पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं, नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं और पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं, ना सिर्फ उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है बल्कि उनको 10-10 साल कैद सुनाई गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क में कैसी जमहूरियत चल रही है कि अपोजिशन लीडर, जो कि मतलब अपोजिशन तो जमहूरियत का पार्ट होती है ना, जिस तरह हुकूमत होती है इसी तरह अपोजिशन होती है, दो साथ साथ चल रहे होते हैं। तो अगर आप अपोजिशन लीडर सेनेट के, नेशनल असम्बली के, पंजाब असम्बली के सारों को फारिग कर देते हैं और 10-10 साल के लिए उन्हें सज़ाएं सुना देते हैं, तो ये कैसी जमहूरियत है? ये तो जमहूरियत नहीं है, ये तो मजाक है। दूसरी बात, जहाँ तक जिसने भी कहा है कि जी उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कैंडिडेट तो हमारे पास अभी भी हैं। इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा तब भी आपको नज़र आ जाएंगे। हमें तो कैंडिडेट्स भी हैं हमारे पास तो वोटर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उन बेचारों को तो कैंडिडेट छोड़ें, उनको तो वोटर ही नहीं मिल रहे। लेकिन अब ये आपको पता है कि जिस तरीके से इलेक्शन होता है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी को आप जलसा नहीं करने देते, एक पॉलिटिकल पार्टी को आप कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देते, और फिर जब डब्बे भरने की बात आती है, लोगों की राय देने की बात आती है, तो उनको आप अपनी राय नहीं देने देते। और जब वो अपनी राय दे देते हैं आपकी सख्तियों के, आपके पाबंदियों के, आपकी जेलों के, FIRों के बावजूद, फिर आप फॉर्म 47 वाले ले आते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है, बहरहाल खान साहब की मर्ज़ी है, उन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन मुझसे तो अगर वो पूछते, मैं तो ये कहता कि इलेक्शन में जाना चाहिए ताकि ये और एक्सपोज हों, उस हलके में ये एक्सपोज हों, इनको पता चले कि जी कितने लोग PTI के लिए आते हैं। सारा मीडिया होगा, हर एक चीज़ एक्सपोज होगी। आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए, बाकी मीडिया तो काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया तो कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें पता चलता है। ये मज़ीद एक्सपोज होते कि जी लोग किसको वोट देना चाहते हैं या किसको अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं और ये किसको जितवाना चाहते हैं, तो ये और एक्सपोज हो जाए। सर आपने ये तजवीज़ पेश की है कि इलेक्शन में हमने जाना चाहिए कि अपनी राय पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के। देखिए खान साहब से तो ज़ाहिरी बात है मिलने नहीं देते, तो उन तक तो डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं है। पार्लिमानी पार्टी में मैं पिछली पार्लिमानी पार्टी में नहीं था,
अगर मुझसे कोई पूछे मैं ज़रूर ये राय दूंगा कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। जीतना हारना ज़रूरी नहीं है कि हम जीतें, लेकिन इनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। हम हार के भी जीत जाएंगे और ये जीत के भी हार जाएंगे। सर, शेर अफजल मरवत की बड़ी खबरें चल रही हैं कि वो पीटीआई में वापस आ रहे हैं, कि पार्लिमानी पार्टी ने कोई ऐसी तजवीज़ या कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास की है, शरियार फरीद साहब ने कोई ऐसा कहा है कि उनको लाना चाहिए, उनकी कुर्बानी? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो था नहीं। जुम्मे वाले दिन? जी, मैं जुम्मे वाले दिन की मीटिंग में नहीं था। सुना मैंने यही है कि जी वहाँ कोई डिस्कशन हुई है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि किसी का रात पास हुई है या एग्जैक्टली क्या अल्फाज थे, लेकिन सुनने में आया है। मैं खुद वहाँ पे था नहीं। सर, आपके भी उनके खिलाफ बड़े मतलब कोई ऐसे लीडर जिनके खिलाफ उन्होंने बयान न दिया हो या कोई इख्तलाफ न रहे हो, तो आपकी ज़ाती राय क्या है कि उनको पीटीआई में वापस आना चाहिए? देखिए, वो तो खान साहब की मर्ज़ी है। उन्होंने अगर उनको पार्टी से हटाया है, आई डोंट नो कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन थी या क्या रीज़न थी, तो अभी तो उन्हीं को पता होगा। उनकी मर्ज़ी है, अगर वो उनको लाना चाहते हैं तो मेरा ज़ाती उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। अभी भी सर पब्लिक अकाउंट की ज़ैली कमेटी आप चेयर कर रहे थे, तो उसमें जो है वो शुगर स्कैंडल सामने आया बड़ा, इसमें आवाम को जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है, आवाम को तो फ़ायदा नहीं, शुगर माफिया को ही फ़ायदा हो रहा है। 300 अरब रुपये से ज़्यादा जो है वो इस माफिया को जो है इन्होंने कमाए हैं शुगर से। तो इस शुगर वाले मामले को कैसे देखते हैं, इसको किधर मुंतकी निजाम तक बतौर चेयरमैन? देखिए, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश ये है कि इन सारे पहलुओं को देखा जाए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो शुगर मिल मालिकान हैं, हमने SCCP से लिस्ट उनकी मांगी है कि शुगर मिल मालिकान हैं कौन, किस किस के शेयर्स हैं, ताकि ये तो पता चले कि जो शुगर मिल मालिकान हैं और जो फ़ैसले करते हैं वो एक ही हैं। तो अगर वो एक ही हैं तो फिर तो वो अपने फ़ायदे के लिए फ़ैसले करेंगे, वो 25 करोड़ आवाम के लिए तो फ़ैसले नहीं करेंगे। ये 25-30 लोग हैं जो मिलके फ़ैसला करते हैं और उन्हीं से मुख्तलिफ़ इदारों से रिपोर्टें भिजवाते हैं कि जी इस दफ़ा चीनी बहुत ज़्यादा है और इसको एक्सपोर्ट कर दें। फिर उस पर रिबेट लेते हैं हुकूमत से और बाहर चीनी चली जाती है। फिर कहते हैं कि जी चीनी की शॉर्टेज हो गई, रेट 165 से कम हो के ज़्यादा हो के चला जाता है 200 पे। तो अल्टीमेटली नुकसान तो उन्हीं का है। लेकिन मेरे ख़्याल में इस चीज़ से हुकूमत को निकलना चाहिए। बेसिक वजह उसकी ये है कि नए आदमी को ये आने नहीं देते। वही पुराने लोग हैं, उनको अपनी कैपेसिटी डबल ट्रिपल करने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन नए आदमी को आने की इजाज़त नहीं मिलती। क्यों? अगर बाकी चीज़ें हमारे घी मिल कोई लगाता है तो उसको तो कोई मसला नहीं है, वो अपने लिए घी अगर पूरा कर सकता है, रॉ मटेरियल पूरा कर सकता है तो वो लगाए मिल, अगर नहीं कर सकता नहीं लगाएगा। तो अगर इसको ओपन कर दें, आवाम का भी ग्रोअर का भी इसमें फ़ायदा है। अगर अभी 2 आदमी हैं ख़रीदने वाले गन्ने के, तो वो अपनी मर्ज़ी से रेट देंगे, अपनी मर्ज़ी से पेमेंट करेंगे। अगर ये 10 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, तो इसमें ग्रोअर्स का भी फ़ायदा होगा और जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसमें आवाम का फ़ायदा होगा। तो हम तो यही समझते हैं कि इसको डीरेगुलाइज होना चाहिए और मौजूदा की भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हमने SCCP से, हमने FBR से, बाकी जो रेलेवेंट इदारे हैं उनसे मज़ीद इंफॉर्मेशन मंगाई है और नेक्स्ट मीटिंग में हम उनको भी बल्कि आपके सामने भी पेश करेंगे जो कुछ आएगा। लास्ट में ये बता दें कि तरीक़े इंसाफ का मसाजिद को जो गिराया जा रहा है कि जी गैर कानूनी तमीर हुई है, और दूसरी तरफ जो शराब को आम किया जा रहा है, 4 जगहों पर शराब की जो कहा गया कि वो शराब ख़रीद सकते हैं लोग, तो एक तरफ मसाजिद को दीनी मराकज़ को जो गिराया जा रहा है, इस पर PTI के क्या मौक़िफ़? देखिए, इस पर तो PTI का नहीं, इस पर तो बतौर मुसलमान हर एक मुसलमान ये कहेगा कि जी मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए। उसका अपना एक दीन में भी एक है कि अगर फ़र्ज़ करें रास्ते में आती है तो आप उसकी जगह दूसरी मस्जिद बना लें।